तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे राजवंश के 300 साल के लंबे और सच में बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, बात हो रही है मुगलों की। आज भी दिल्ली के लाल किले से लेकर आगरा के ताजमहल तक इनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी सेना के साथ ये लोग भारत तक कैसे पहुंचे, इतने लंबे समय तक राज कैसे किया और फिर इतने विशाल साम्राज्य का पूरी तरह से अंत कैसे हो गया। चलिए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस सफर में हम किन पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मुगल साम्राज्य की स्थापना। दूसरा, हुमायूं का संघर्ष और वापसी। तीसरा, अकबर का स्वर्ण युग। चौथा, कला, वास्तुकला और समृद्धि। और अंत में औरंगजेब और साम्राज्य का पतन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कालानुक्रमिक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्स है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत ही कम उम्र में अपनी मातृभूमि फरगना से बेदखल होने के बाद इस इंसान ने एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए दुनिया में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का रुख किया। अब अगर हम 1526 में हुए पानीपत के पहले युद्ध का दृश्य देखें तो वो बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ बाबर की सेना थी जिसमें केवल 12,000 सैनिक थे। हालांकि उनके पास तोपें थीं और वो भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की एक बहुत ही विशाल सेना थी जिसमें 1 लाख सैनिक और 300 युद्धक हाथी थे। ये साफ तौर पर एक बेमेल मुकाबला था। मतलब ये एक बहुत बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। अब यहाँ पे ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी विशाल सेना के आगे सिर्फ 12,000 सैनिक आखिर टिके कैसे। इसका सीधा सा जवाब छिपा है बाबर की एक बेहद शानदार और सटीक युद्ध रणनीति में। बाबर ने मैदान में एक गहरी खाई खुदवाई ताकि लोदी की विशाल सेना ज्यादा फैल न सके। सबसे आगे स्काउट्स को रखा गया। फिर बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांधकर एक दीवार सी बना दी गई और उनके बीच बस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी गई। इन्हीं खाली जगहों पर तीरंदाज और तोपें तैनात कर दी गईं। इस शानदार लेआउट ने लोदी के हाथियों को ऐसा भ्रमित किया कि तोपों की जोरदार आवाज से घबराकर वो हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। और हाँ, इस जीत में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि सैनिकों की शारीरिक ताकत भी बेजोड़ थी। ये जानकर हैरानी होगी कि बाबर के एक तीरंदाज का तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये करीब 7 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। हर 5 सेकंड में एक तीर जो 4,000 पाउंड का फोर्स जनरेट करता था। सच में इस भयानक ताकत और गन पाउडर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, हुमायूं, संघर्ष और वापसी। बाबर की मृत्यु के बाद जब उनके बेटे हुमायूं का दौर आया तो वो सफर षड्यंत्रों और अपना साम्राज्य बचाने की एक हताश लड़ाई से भरा रहा। असल में हुमायूं का पूरा जीवन किसी भारी उथल-पुथल से कम नहीं था। 1539 में चौसा के युद्ध हारने और फिर 1540 में बिलग्राम की हार के बाद उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा। कई सालों तक भेस बदलकर रहने और करीब 15 साल के लंबे वनवास के बाद 1555 में वो एक विशाल सेना के साथ वापस लौटे और दिल्ली को फिर से जीत लिया। लेकिन किस्मत देखिए, ये जीत कितनी छोटी साबित हुई। उसी वर्ष अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई। एक साम्राज्य को वापस पाने के लिए जीवन भर का संघर्ष किया और एक मामूली सी दुर्घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, अकबर का स्वर्ण युग। हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य खतरे में था। जब अकबर को राजा बनाया गया तो उनकी उम्र महज 13 साल थी। सेनापति बैरम खान की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतकर सत्ता को संभाला गया। सोर्स के अनुसार अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटाकर आम लोगों का दिल जीत लिया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक की मदद से भी काफी फैलाया। करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कई खास हथियारों की मदद ली गई थी, जैसे दमिश्क स्टील से बने सीना छलनी करने वाले हथियार, जीरा बख्तर नाम का हाथियों का एक विशेष कवच, दूर से ही खौफ पैदा कर देने वाली मैचलॉक बंदूकें और अभेद्य माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए खोदी गई घेराबंदी सुरंगें। इन्हीं तकनीकों ने मुगल सेना को उस दौर में लगभग अजेय बना दिया था।
युद्ध और हथियारों के अलावा इंजीनियरिंग और वास्तुकला में भी गहरी रुचि दिखाई गई। फतेहपुर सीकरी के नाम से एक बिल्कुल नया शहर बसाया गया। इसे बनाने में पूरे 16 साल का वक्त लगा। इसमें पानी पहुंचाने के लिए उस दौर की सबसे एडवांस्ड मशीनें और डैम बनाए गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि मजदूरों के साथ मिलकर खुद राजा ने भी वहां काम किया था। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी मेहनत और लगन से बना ये सपनों का शहर बहुत जल्द ही वीरान हो गया। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, कला, वास्तुकला और समृद्धि। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने सत्ता संभाली। जहांगीर को अपने न्याय के लिए जाना जाता था और दिलचस्प बात यह है कि उनके ही शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। लेकिन जो असली आर्थिक और कलात्मक उछाल था वो शाहजहां के दौर में देखने को मिला। उस दौर की आर्थिक उछाल का अंदाजा हम सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में पूरी दुनिया के कुल सामान उत्पादन का 25% यानी सीधे सीधे 1/4 हिस्सा केवल और केवल भारत में बन रहा था। ये सच में एक चौंका देने वाला आर्थिक प्रभुत्व था। और इसी अपार संपत्ति के दम पर ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और बेशकीमती हीरो से जड़ा मयूर सिंहासन जैसी ऐतिहासिक और भव्य इमारतों का निर्माण हो पाया था। लेकिन जहां इतनी संपत्ति होती है वहां बाहरी आक्रमणकारियों की नजर भी पड़ ही जाती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स में दी गई जानकारी के अनुसार 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और उसके बाद वो अपने साथ उस मशहूर मयूर सिंहासन को वापस ईरान ले गया था। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, औरंगजेब और साम्राज्य का पतन। जब शाहजहां बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन तीसरे बेटे औरंगजेब ने बलपूर्वक पूरी सत्ता हथिया ली, दारा शिकोह की हत्या कर दी और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। बस यहीं से मुगल काल का एक नया और अंधकारमय अध्याय शुरू होता है। अगर हम सोर्स मटेरियल की बात करें तो उसमें औरंगजेब के शासनकाल को कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है। इसमें यह दावा किया गया है कि उसने अपने पिता को जेल में डाला और अपने भाई की हत्या करवा दी। सोर्स के अनुसार उसका शासन हिंदुओं के प्रति दमनकारी था, जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। इन कठोर नीतियों के परिणाम स्वरूप मराठों, राजपूतों और कई अन्य समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गए, जिसमें पूरे साम्राज्यों को निरंतर चलने वाले युद्धों में ढकेल दिया। इन लगातार होने वाले विद्रोहों और युद्धों ने इस विशाल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया था और इसके पतन की गति भी बहुत तेज थी। 1707 में करीब 3 महीने बिस्तर पर रहने के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम और अन्य कई कमजोर शासक आए जो ज्यादा समय तक टिकी नहीं सके। मुगलों की सत्ता कमजोर होती चली गई और दूसरी तरफ अंग्रेज मजबूत होते गए। 1857 के आते आते मुगल साम्राज्य आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया और 1862 में अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की म्यांमार में मृत्यु के साथ मुगलों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये पूरी कहानी अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। 300 साल तक राज करने वाला, दुनिया की 1/4 दौलत पर कब्जा रखने वाला एक महाशक्तिशाली साम्राज्य अंततः पूरी तरह से कैसे गायब हो जाता है? क्या ये उनकी आंतरिक कलह थी, कुछ अत्याचारी नीतियां थीं, या पर बस इतिहास का एक ऐसा चक्र जिसे कोई टाल नहीं सकता? इसी एक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास के पन्नों का ये सफ़र हमारे साथ तय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।